हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। इस लेक्चर के अंदर दो और इम्पोर्टेंट फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे और जिनका स्टूडेंट आगे हम जब एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, आगे जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उनके अंदर इन रिजल्ट्स का हम यूज भी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम सबसे पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल फंक्शन और दूसरा जो हमारा फंक्शन रहेगा जिसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल फंक्शन की। तो जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं रैशनल फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ x बाई q ऑफ x और यहाँ पे p और x क्या होने चाहिए स्टूडेंट, पोलिनोमियल होने चाहिए एंड qx जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और किस पे जीरो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर इस qx की यानी q की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसा हम जानते हैं स्टूडेंट अगर जीरो हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और रियल नंबर्स के लिए चेक कर रहे हैं। तो मैं एक रियल नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी, लेट सी बी एनी रियल नंबर और ये जो रियल नंबर है यहाँ पे स्टूडेंट ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या फिर जीरो भी हो सकती है। लेकिन जो भी आप रियल नंबर लेंगे उसके ऊपर इस qx की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं c पे। तो वो क्या आएगी, p ऑफ c, x के स्थान पे c रख दिया मैंने और यहाँ q x के अंदर x के स्थान पे क्या रख देंगे c, तो ये आ जाएगा q ऑफ c। और जैसा कि हम जानते हैं q ऑफ c जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये हमारे पास फंक्शन की एक डिफाइन यानी कोई रियल नंबर आ जाती, कोई वैल्यू आ जाती है रियल। अब हम फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे c के ऊपर। तो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x। तो देखिए स्टूडेंट जो लिमिट का अलजेब्रा है वो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू c p ऑफ x। आप न्यूमरेटर की अलग से लिमिट निकाल सकते हैं और डिनोमिनेटर की अलग से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो लिमिट है वो c पे जीरो के इक्वल आपके नहीं आएगी, ये आप पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो ये जो आएगा न्यूमरेटर की जो लिमिट आ जाएगी इसमें, अब क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है, हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं रैशनल फंक्शन है तो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। तो आप इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट आ जाएगी p ऑफ c जब आप x को रिप्लेस करेंगे c से। इसी तरीके से डिनोमिनेटर इज आल्सो पोलिनोमियल, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो x को किससे, c से, तो ये आ जाएगा q ऑफ c। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए आप फंक्शन की जो वैल्यू है c पे और फंक्शन की जो लिमिट है वो दोनों क्या आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट p ऑफ x बाई q ऑफ x और लिमिट किस पे निकाल रहे हैं, c पे, और ये दोनों किसके इक्वल आ रही है, यानी ये इक्वल आ रही है p ऑफ c बाई q ऑफ c। सो fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फंक्शन जो है वो क्या है स्टूडेंट, कंटिन्यूस है, किसके लिए, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू आपने नहीं लेनी है जहाँ पर ये जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो। तो बाकी सभी जगह फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे कि हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसको हम अगर पूरा नाम लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल और लेस देन। तो जो भी फंक्शन के अंदर वैल्यू होती है, जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, x। तो
पूरा नाम इसका ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल और लेस देन, और आप इसको लिखते इस तरीके से हैं, तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो x है स्टूडेंट, यहाँ पे ये कोई भी रियल नंबर है, और रियल नंबर के अंदर अब स्टूडेंट हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये हमारा डिफाइन होता है इंटीजर पे और डेसिमल नंबर पर, तो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। तो अंदर वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इंटीजर हो सकती है। अब ये इंटीजर स्टूडेंट कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन में क्या दीजिए, या डेसिमल नंबर के अंदर भी हो सकती है, या फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो आप डेसिमल में लिख दीजिए, कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, इंटीजर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, आप इसको फ्रैक्शन में भी कह सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसके फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ लेते हैं केस फर्स्ट, और यहाँ मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ एट x इक्वल टू c पे। c मैंने कोई भी रियल नंबर ले ली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट c को हम यहाँ पर लेट c इज नॉट इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे अभी c को क्या लिया, नॉट इंटीजर लिया, यानी डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में हो वो, तो उसको केस को हम लेके यहाँ चल रहे हैं। फिर इसके बाद हम स्टूडेंट इंटीजर वाला केस भी लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर c इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है या फिर डेसिमल में है। तो ये मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे c है, c इज नॉट इंटीजर, लेकिन c से पहले स्टूडेंट यहाँ पे कोई ना कोई एक इंटीजर होगा, और c के बाद भी कोई एक इंटीजर होगा। जैसे कि 5.2 आप लिखते हो, तो 5.2 से पहले इंटीजर होता है 5, और 5.2 के बाद एक इंटीजर होता है 6। तो ऐसे कोई भी आप डेसिमल नंबर लेंगे या फिर फ्रैक्शन के अंदर लेंगे, तो उससे जस्ट पहले भी कोई एक इंटीजर होगा और उसके बाद में भी कोई इंटीजर होगा। तो इस इंटीजर को मैं कंसिडर कर लेता हूँ a, और इसको मैंने कंसिडर कर लिया a+1। तो ये मैंने कोई एक इंटीजर ले लिया यहाँ पे, और ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। c पे फाइंड आउट कर रहे हैं, और फंक्शन क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c। तो देखिए स्टूडेंट, अब c का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, डेफिनेशन यानी नाम के अकॉर्डिंग हम चले ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि c इज नॉट इंटीजर, तो इसकी तो हम बात अभी करेंगे नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल, तो इक्वल की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए इक्वल। तो इसके इक्वल नहीं हो सकता, इस वाली वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे एक इंटीजर नहीं है, हमने इसको इंटीजर नहीं लिया है। तो इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए, लेस देन x। तो लेस देन x का मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या ली है, c ली है, तो इससे स्मॉलर होना चाहिए। तो इससे स्मॉलर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है हमारे पास, a। इससे छोटे और भी इंटीजर है स्मॉलर, लेकिन इससे जस्ट पहले जो इंटीजर है, जो सबसे बड़ा इंटीजर है, इसके बाद वाले इंटीजर्स में इधर वाले सारे जितने भी छोटे इंटीजर है उनमें ये सबसे बड़ा आएगा। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, c की a आ जाएगी। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी लिमिट। तो इसके अंदर हमें दोनों लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे LHL, तो पहले हम LHL फाइंड आउट कर रहे हैं। तो LHL में हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू c नेगेटिव, क्योंकि LHL में हम कम करते हैं, जिस पे भी लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं उससे कम करते हैं, और फंक्शन हमारा यही रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप c से थोड़ा सा कम करेंगे तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो भी स्टूडेंट क्या आएगी, डेसिमल नंबर में ही आएगी, क्योंकि इससे जस्ट पहले इंटीजर क्या है, a है, और इसके जस्ट बाद क्या है, a+1। तो ये जो नंबर आएगी, आप इसको जरा सा कम करेंगे तो ये भी क्या आएगी स्टूडेंट, फ्रैक्शन में आएगी, डेसिमल में आएगी। तो क्योंकि इंटीजर आंसर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ये तो हम ले नहीं सकते, तो इससे जस्ट हमें क्या करना है, लेस देन। तो इससे लेस देन इंटीजर कौन है, इससे जस्ट पहले जो इंटीजर है वो a ही है, तो इसका भी स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं RHL। RHL में स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे x टेंड्स टू c पॉजिटिव, यानी c से थोड़ा सा ज़्यादा करना है। थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो भी डेसिमल में ही आएगी, यानी कंप्लीट इंटीजर नहीं आएगी, नॉट इंटीजर आएगी। तो अब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, आंसर हमारा हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा।
तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा, तो इससे जस्ट पहले भी इंटीजर ए ही आ रहा है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे इंटीजर है, लेकिन जस्ट पहले जो इंटीजर है वो क्या है, ए। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा RHL वो भी कितना आ जाएगा, ए। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू है LHL है और RHL है, तीनों ही यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है यहाँ पे इज कंटिन्यूस एट C एट x इज इक्वल टू C, और C यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, नोट इंटीजर। तो इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होता है, कंटिन्यूस हो सकता है, कंटिन्यूस होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यू। नॉन इंटीग्रल का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर के अलावा कोई भी आप डेसिमल में नंबर ले सकते हैं। तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अब इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं, हम इंटीजर ले रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट केस में क्या लिया था, हमने डेसिमल नंबर ली थी, यानी नोट इंटीजर लिया था यहाँ पे। तो अब एट x इज इक्वल टू C, और C यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम स्टूडेंट, कोई भी एक इंटीजर ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, C यहाँ पे एक इंटीजर है, तो इस C से पहले जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, C-1। जैसे कि मान लीजिए C की वैल्यू आपने 6 ले ली, तो 6 यानी 6 से पहले जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, 5। इसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए, तो C से जस्ट पहले इंटीजर क्या आ जाएगा, C-1, और C के जस्ट बाद जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, C+1। तो अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू C। तो C पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा C। अब देखिए, क्योंकि ये एक इंटीजर है तो अंदर वाली इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अब आपको लेस देन करने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर वाली वैल्यू इंटीजर है तो हमारा आंसर जो अंदर वाली वैल्यू है वही आ जाएगा, क्योंकि यही सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसके बाद वाले तो सारे क्या रहेंगे, लेस देन, और इससे ज़्यादा हमने जाना नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट LHL की, लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव। तो C नेगेटिव करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हम, और ऐसा करते ही देखिए स्टूडेंट, इसके बाद जैसे कि मैंने अभी बताया, आपकी जो आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में अंदर जो वैल्यू होती है उससे कभी भी बड़ा नहीं होगा, या तो इसके इक्वल रहेगा या क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। तो देखिए जैसे ही आप इससे कम करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये इंटीजर नहीं रहेगी, तो नोट इंटीजर आएगी, क्योंकि C में से हमने कुछ कम कर दिया, इंटीजर में से कुछ कम कर दिया। तो हमारा जो आंसर है स्टूडेंट वो ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इससे पहले जो हमारा इंटीजर है वो क्या है, C-1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C-1। और RHL की बात करें हम, लिमिट x टेंड्स टू C पॉजिटिव। C पॉजिटिव करने का मतलब है स्टूडेंट आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा करने के बाद जब हम इधर चलेंगे, क्योंकि डेसिमल में नहीं रहेगी, नोट इंटीजर हो जाएगी, तो इधर हमारे पास एक इंटीजर ये आएगा और एक ही आएगा। हमें कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये रहेगा यहाँ पे। तो RHL जो है इस फंक्शन का वो आ जाएगा C। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू C पर और RHL जो है वो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन क्या इक्वल नहीं आ रहा, LHL। सो f ऑफ C इज इक्वल टू RHL but not equal to LHL. So function is discontinuous at integer. फंक्शन जो है वो इंटीजर्स पर क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। तो हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस भी आप कह सकते हैं फॉर ऑल इंटीजर्स। तो इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। और इन नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन जो है वो कैसा रहेगा स्टूडेंट, कंटिन्यूस रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस किया हमने
continuity of rational number and continuity of greatest integer function.